आज की कहानी द लास्ट लेसन शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेना ज़रूरी है। द लास्ट लेसन की कहानी सन 1870 से 1871 के बीच घटित हुए फ्रैंको प्रूशियन वॉर के बीच में जन्म लेती है। इस कहानी में अल्सास डिस्ट्रिक्ट की कहानी के बारे में बताया गया है जिसे प्रुशिया ने जीत लिया था और वहाँ पर कुछ आदेश दिए थे। आइए कहानी सुनते हैं। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर भी था, खासकर इसलिए क्योंकि एम हैम्बल हमारे फ्रेंच टीचर कह चुके थे कि वो हमसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछेंगे और मुझे इनके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। एक पल के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। दिन बहुत नर्म और उजला सा था। जंगल के छोर पर चिड़िया चहचहा रही थी और पेड़ काटने की मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। ये सब कुछ पार्टिसिपल्स के नियमों को याद करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मगर मुझ में इन सब चीज़ों को मना करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 साल से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश के समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों के समाचार वगैरह वगैरह। मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेज़ी के साथ स्कूल की तरफ चल रहा था, वॉक्टर नाम के एक लोहार ने, जो वहाँ अपने किसी जानने वाले के साथ बुलेटिन बोर्ड पर ही कुछ पढ़ रहा था, ने पीछे से पुकार कर मुझे कहा, इतनी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने के लिए बहुत सारा टाइम है तुम्हारे पास। मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं बुरी तरह हाफता हुआ एम हैमल के छोटे से बगीचे में जा पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, अफरा तफरी या शोरगुल होता था जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। मेज़ों का खोला जाना, बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर एक सुर में लेसन्स को जोर जोर से दोहराना और टीचर के बड़े से रूलर का मेज से टकराना। मगर अब सब कुछ इतना शांत था। मुझे लगा था कि हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा, पर उस दिन हर चीज़ को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत था। खिड़की से मैंने अपने साथियों को देखा तो वो पहले से ही अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे और एम हैमल अपने बड़े डरावने से रूलर को अपनी बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था मैं, मगर कुछ खास बुरा नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और बड़े प्यार से कहा, नन्हे फ्रांस, जल्दी से अपनी जगह पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच से कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक मैंने ये नहीं देखा था कि हमारे टीचर ने, एम हैमल जी ने ही, सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी जिस पर एम्ब्रॉयडरी की गई थी और जिन्हें वो इंस्पेक्शंस या प्राइज देने के दिनों के अलावा कभी पहनते नहीं थे। इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ही अजीब और गंभीर लग रहा था, मगर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि हमेशा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के लोग हमारी ही तरह चुपचाप बैठे थे। अपनी टिकोनी टोपी पहने वो बूढ़ा हॉजर, भूतपूर्व मेयर और पोस्टमास्टर और इनके अलावा कई और भी, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। और वो बूढ़ा हौजर एक पुरानी अल्फाबेट बुक लाया था जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो रहे थे। उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा उस बुक के पेजेस पर ही पड़ा था। जब मैं इन सब चीज़ों पर सोच ही रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिसका इस्तेमाल उन्होंने मेरे लिए किया था, बोले, मेरे बच्चों, ये लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आया है।
नए टीचर कल आ जाएंगे। ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से सुने। ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट की तरह थे। नीच लोग, टाउन हॉल पर उन्होंने यही लगा दिया था। फ्रेंच का मेरा लास्ट लेसन। अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। लेसन्स के बीच चिड़ियों के अंडों को देखने पर या सार नदी में घूमने पर मुझे बहुत पछतावा होने लगा था। अचानक मेरी बुक्स जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बहुत बड़ी मुश्किल लग रही थी, अब मेरी वोकैबुलरी और इतिहास की किताबें किसी पुराने दोस्त की तरह लग रहे थे जिन्हें मैं छोड़ नहीं सकता था। और एम हैमल के बारे में भी इस ख्याल ने कि वो जा रहे हैं कि अब मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। मुझे उनके रूलर के बारे में, बदमिजाज के बारे में सब कुछ भुला दिया था। बेचारा आदमी। इसी लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने संडे वाले सुंदर कपड़े पहने थे। और अब मैं समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे। वो इसलिए बैठे थे कि उन्हें भी दुख था कि वो और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। हमारे टीचर के 40 साल की ईमानदारी से की गई सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान देने का ये उनका अपना तरीका था। मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। अब बोलने की बारी मेरी थी। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल्स के भयानक नियमों को पूरा जोर जोर से साफ साफ सुनाने के लायक होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। मगर मैं पहले शब्दों पर ही उलझ गया और मेज पकड़कर खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था और मुझ में ऊपर देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। तुम्हें ज़रूर काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। देखो ऐसा है, हर दिन हमने खुद से कहा है, अरे मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। और अब तुम खुद देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए। अल्सास के साथ ये बड़ी परेशानी है, वो सीखने को कल के लिए टाल देती है। अब बाहर के लोगों के पास आप सबसे ये कहने का अधिकार होगा कि ऐसा कैसे है कि तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और ना तुम्हें अपनी भाषा में लिखना आता है और ना ही बोलना। मगर नन्हे फ्रांस, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। हम सबके पास खुद को दोष देने के लिए काफी वजह है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए कोई खास उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम पर लगा देना ज्यादा पसंद करते थे ताकि थोड़े ज्यादा पैसे मिल सके। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें लेसन सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है? और जब मैं फिशिंग जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे, ये कहते हुए कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे साफ भाषा है, सबसे लॉजिकल भाषा है, और ये कि हमें इसे अपने बीच सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं तो ये ऐसा होता है कि मानो उनकी जेल की चाबी उन्हीं के पास है। फिर उन्होंने वोकैबुलरी की एक किताब खोली और हमारा लेसन हमें पढ़कर सुनाया। मैं ये देखकर हैरान था कि मुझे ये सब इतनी अच्छी तरह समझ आ रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत बहुत आसान लगा। मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कभी इतने ध्यान से सुना ही नहीं था, और उन्होंने हर चीज़ को इतनी शांति से कभी इतना ज़्यादा साफ किया ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बेचारे जाने से पहले वो जो कुछ जानते थे वो सब हमें दे देना चाहते थे और इस जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। वोकैबुलरी के बाद हमारा राइटिंग का लेसन हुआ। उस दिन एम हैमल के पास हमारे लिए कई नई कॉपियां थी जिन पर सुंदर कैलीग्राफी में लिखा गया था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। वो ऐसी लग रही थी कि जैसे स्कूल के उस कमरे में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों और जो हमारी मेज़ों के ऊपर छड़ों से लटका दिए हों। काश आप सभी देखते कि किस तरह सब अपने काम में जुट गए और सब कुछ कितना शांत था।
सिर्फ कागज पर पेनों की रगड़ की आवाज आ रही थी। इसी बीच में एक बार कुछ भंवरे उड़कर क्लास के अंदर आ गए, मगर किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, जो पूरे समय फिशिंग हुक्स की ड्राइंग को ट्रेस करने में लगे हुए थे, मानो वो भी फ्रांसीसी भाषा थी। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटर गू कर रहे थे। मैंने मन में सोचा, क्या वो इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, कबूतरों को भी। जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हैमल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वो कभी किसी चीज को तो कभी किसी और चीज को घूर रहे थे, मानो वो अपने दिमाग में उस छोटे क्लासरूम की हर एक चीज को ठीक उसी तरह याद कर लेना चाहते थे जैसी वो दिख रही थी। जरा सोचो, 40 साल से वो इसी जगह पर थे। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था और उनकी क्लास उनके ठीक सामने, बिल्कुल ऐसे ही। केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे हो गए थे और वो हॉप वाइन जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाया था, वो खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। इन सब को छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने संदूक में पैकिंग करते हुए अपनी बहन की चलने की आवाज सुनकर बेचारे सर का दिल किस तरह टूट रहा होगा, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें ये देश ही छोड़कर जाना था। मगर आज के दिन भी उनमें हर लेसन को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। राइटिंग के बाद हमारा इतिहास का लेसन हुआ और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपने बा बे बी बू दोहराए। कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हौजर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी किताब को दोनों हाथों में पकड़कर वो उन सभी बच्चों के साथ बा बे बी बोल रहा था। आप देख सकते थे कि वो रो भी रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी और उसे बोलते हुए सुनना इतना हंसी दिला रहा था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ये लास्ट लेसन मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंजेलस नाम की प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रशिया के सैनिक के ट्रम्पेट हमारी खिड़कियों के नीचे बजते हुए सुनाई दिए। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, बहुत पीले पड़े हुए थे, मगर मैंने उन्हें कभी इतने ऊंचे कद में नहीं देखा था। दोस्तों, उन्होंने कहा। किसी बात ने उनका गला रोक दिया। वो अपनी बात जारी नहीं रख सके। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े और चौक का एक टुकड़ा उठाया और उनके अंदर जितनी ताकत बची थी, उस पूरी ताकत से जितने भी बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप घर जा सकते हैं।